नमस्कार दोस्तों, मई 2004। हाँ, यह तारीख इतिहास के पन्नों में इसीलिए याद रखी जाती है क्योंकि अटल जी के नेतृत्व में 8 साल तक सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस एक बार फिर से गठबंधन के साथ सत्ता में वापसी करती है। लेकिन यह 8 साल का बुरा दौर कांग्रेस और सोनिया जी के लिए आज के 9 सालों के बुरे दौर यानी राहुल गांधी के बुरे दौर से खराब था। इस सत्ता वापसी की कहानी से लेकर मनमोहन सिंह जी का प्राइम मिनिस्टर बनना किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। आइए इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। बात 2004 की है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने समय से पहले यानी 5 महीने पहले ही चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। वजह थी 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन, जिसमें कांग्रेस की हालत खराब थी और पूरे इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी की छवि साफ सुथरी बनी हुई थी। ऐसे में भाजपा को लग रहा था कि हम आसानी से सरकार बना लेंगे, जो इस चुनाव में इंडिया शाइनिंग और फील गुड का नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। इसके बाद 20 अप्रैल से 10 मई 2004 के बीच 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाता है और 13 मई को जब परिणाम आया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास बहुमत नहीं रहता। यहीं से शुरू होता है 8 सालों की मेहनत का कांग्रेस वंस अगेन का सफर। लेकिन यह वंस अगेन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं होता। इसमें बनाया जाता है पहली बार यूपीए गठबंधन यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया था कि वो गठबंधन बनाकर चुनाव में उतरेगी। दरअसल 8 सालों तक सत्ता से दूर रहने के बाद कांग्रेस कोई चांस नहीं छोड़ना चाहती थी। सोनिया गांधी के कंधे पर कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते इस गठबंधन की जिम्मेदारी थी। उन्होंने पार्टी के फैसलों से उलट जाकर भी काम किया और 1998 में लिया फैसला कि पार्टी अब क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन 2004 लोकसभा चुनाव में इस फैसले को दरकिनार कर दिया गया और सोनिया जी खुद रामविलास पासवान के घर जाकर मिली और तमिलनाडु के सीएम करुणानिधि से भी मिली, जबकि करुणानिधि का नाम राजीव गांधी हत्याकांड की जांच वाली जैन कमीशन रिपोर्ट में भी था। इसके बावजूद सोनिया गांधी जी ने डीएमके से गठबंधन किया। बिहार में राजद से गठबंधन किया। यहां लालू ने कांग्रेस को सिर्फ 40 में से सिर्फ 4 सीटें देने का वादा किया। सोनिया इसे भी मान गई। साथ ही सोनिया जी ने महाराष्ट्र में एनसीपी से गठबंधन किया और जम्मू में पीडीपी को भी साथ ले लिया, जबकि यूपी में बसपा सपा को भी मनाने का ट्राई किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। यानी यहां से पहली बार कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बना, जिसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। और कांग्रेस ने अपने कैंपेन का नारा दिया, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, जो बीजेपी के इंडिया शाइनिंग से आगे निकल गया। एक्सपर्ट मानते हैं कि भाजपा का नारा अंग्रेजी में था और शहरी वर्ग तक ही पहुंच सका, इसीलिए कांग्रेस का हिंदी में लिखा नारा लोकल ग्रामीण वर्ग तक पहुंच गया और कांग्रेस को फायदा मिला। बात कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट की करें तो बीजेपी कांग्रेस से पहले ही छोटे दलों से गठबंधन में थी, जिसका फ्रंट नाम था एनडीए। बात वोटिंग के बाद रिजल्ट की करें तो तमाम सर्वे, आकलन और एग्जिट पोल एनडीए को चुनाव जिता रहे थे। दरअसल अटल जी की सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था और सरकारी सेक्टर में जॉब की भरमार थी। साथ ही बीजेपी ने सोनिया जी को विदेशी होने का मुद्दा भी बनाया हुआ था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 544 में से 181 सीटें ही मिल सकी, जबकि यूपीए के कुल 218 सीटें मिली। चुनाव में जीत के बाद सोनिया गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने की अटकलें तेज होने लगी। हालांकि सोनिया गांधी जी ने खुद को चुनाव के दौरान पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया था, लेकिन गठबंधन ने साफ कर दिया था कि अगर यूपीए सरकार बनती है तो उसका नेतृत्व कांग्रेस करेगी। लेकिन सोनिया जी के कांग्रेस सदस्य दल की नेता होने के बावजूद सरकार बनाने के दावे के साथ राष्ट्रपति कलाम जी से नहीं मिली। इधर कांग्रेस चौराहों पर, रोडों पर चर्चा के होने लगी कि सोनिया जी देश की पीएम बनेगी। चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी सोनिया के विदेशी मूल का जिक्र फिर से बाहर ले आई। सुषमा स्वराज ने कहा, अगर मैं संसद में जाकर बैठती हूँ, हर हालात में मुझे सोनिया गांधी जी को माननीय प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित करना होगा, जो मुझे गवारा नहीं है। मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान मुझे झकझोरता है। मुझे इस राष्ट्रीय शर्म में भागीदार नहीं बनना। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठकें शुरू होने लगी, लेकिन सोनिया जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि पीएम पद का मुद्दा सांसद और सहयोगी दल के नेताओं के साथ मिलकर सुलझाया जाना ठीक होगा। रिपोर्ट्स बताती है कि इस बैठक में सोनिया जी ने अपने बच्चों के साथ चर्चा की और प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। इस बात का जिक्र नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में भी किया है। इस कैंपेन के बाद वह 15 मार्च को घर घर जाकर गठबंधन वाले नेताओं से मिली। सबसे पहले शरद पवार से मिली और उनका समर्थन तैयार किया। लालू यादव, रामविलास पासवान फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता देवदत्त विश्वास और सीताराम येचुरी से भी मिली।
सभी ने समर्थन का वादा बरकरार रखा और माना कि वे देश की भावी पीएम से मिल रहे हैं। बाद में सभी गठबंधन नेताओं को डिनर पर बुलाया। यहाँ समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह और सीपीआई नेता हरिकिशन सिंह बिन बुलाए समर्थन देने पहुंचे, पर पीएम पर कोई चर्चा नहीं की गई। 16 मई को सोनिया गांधी जी ने सीनियर्स और विश्वास कांग्रेसियों की एक क्लोज मीटिंग बुलाई और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनने को कहा। वह इतने शांत स्वभाव के थे और नरम दिल के थे कि वह कहते हैं, मैडम मेरे पास बहुमत नहीं है। लेकिन यह बात कांग्रेसियों को नागवार गुजरने वाली थी और न ही गठबंधन को। आखिरकार मनमोहन सिंह सिर्फ 14 साल से पार्टी में थे, जबकि अर्जुन सिंह जैसे कई सारे नेता 50 सालों से पार्टी में थे। सभी गठबंधन के नेताओं को यह फैसला खलने लगा। लालू कहते हैं, जो हमारा निर्णय हुआ है हम उस पर कायम हैं। उसका आदर करने सोनिया जी को शपथ लेना चाहिए। दूसरी ओर रामविलास पासवान जी कहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि सोनिया गांधी जी ही पीएम बने। अगर वो यह बात नहीं मानती है तो फिर सब लोग मिलकर सोचेंगे। लेकिन अपनी ओर से सोनिया जी ने खुद जाकर गठबंधन से मुलाकात की और मनमोहन सिंह जी के नाम पर सहमति बनाई। बात मनमोहन सिंह जी के पीएम बनने पर भी कहानी खत्म नहीं होती। अब आता है पावर और कंट्रोल का समय। मनमोहन सिंह जी वफादार नेता थे, इसलिए सोनिया जी ने पीएम पद छोड़ते हुए भी कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहा और संविधान में बदलाव कर पीएम से ज्यादा पावर रखना चाहा। संविधान के खंड 5 में संशोधन कर पार्टी अध्यक्ष के पास अधिकार हो गया कि वह सरकार बनाने वाले नेता को बदल सकती है। यानी सोनिया गांधी जी के पास यह अधिकार था कि जब चाहे तब सरकार के नेता को बदल सकती है। संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री अपने ही संसद का मनोनीत नेता था, न कि निर्वाचित। नेहरू जी के बाद पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली था। खैर, इस कहानी को विराम मिला और भारत के 13वें पीएम के रूप में मनमोहन जी ने शपथ ली। दोस्तों, आपको यह हमारे राजनीतिक हलचल का इतिहास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल R2 लर्निंग को। जय हिंद।